वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10th क्लास के बायोलॉजी के 4 नंबर पाठ उत्सर्जन के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो बाहर निकलते हैं वही उत्सर्जन कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है जो हमारे शरीर में जिसका कोई उपयोग नहीं है वही अपशिष्ट पदार्थ है। जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यह सभी अपशिष्ट पदार्थ है और इसका शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है जल संतुलन किसे कहते हैं? तो शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जल संतुलन कहलाता है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में कुल कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65% जल होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में यानी 24 घंटा में कितना जल की मात्रा लेनी चाहिए? तो 5 से 6 लीटर जल की मात्रा लेनी चाहिए। और हमारे शरीर में 65% जल की मात्रा होता है। उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं? तो जंतुओं के शरीर में बनने वाला ऐसे पदार्थ जो हानिकारक होते हैं उसे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जंतुओं के शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जो काफ़ी हानि पहुंचाते हैं शरीर को, उसे ही उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। और इसे शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, यह सभी हमारे शरीर के मूत्र मार्ग से या पसीना के माध्यम से या फिर मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। उसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में उत्सर्जन। तो मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर में यानी मनुष्यों में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग वृक्क है, जिसे किडनी कहा जाता है। किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है। हमारे शरीर में वृक्क 2 होते हैं, यानी जंतुओं में वृक्क जो भी वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतु होते हैं, जैसे मनुष्य हो गए या फिर बंदर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सभी जंतुओं में वृक्क के 2 अंग होते हैं, यानी 2 वृक्क होते हैं। वृक्क जो होते हैं 2 होते हैं, एक बाईं तरफ होता है और एक दाईं तरफ होता है। वृक्क से संबंध अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती है वे है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। यह सभी वृक्क से संबंधित होते हैं। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग यह सभी वृक्क से संबंधित होते हैं जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क को गुर्दा भी कहा जाता है, किडनी भी कहा जाता है, वृक्क भी कहा जाता है। यह मनुष्यों में एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा का मतलब 2 होता है, जो सेम के बीज के आकार का होता है। सेम का बीज ऐसे होता है, ऐसे ही जो होता है वह वृक्क होता है। मनुष्यों में ऐसे ही वृक्क होता है, वृक्क जिसको इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क से लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक किडनी से 1,30,000 छोटी छोटी नलिकाएं यानी छोटी पतली पतली नसें निकली हुई होती हैं, जिन्हें वृक्क या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो होता है वह वृक्क की कार्यात्मक इकाई होता है और वृक्क की उत्सर्जन इकाई भी होता है। नेफ्रॉन को वृक्क की उत्सर्जन इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है वृक्क के क्या कार्य हैं? तो वृक्क के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य वृक्क स्तनधारियों एवं अकशेरुकी जंतुओं में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। वृक्क का काम क्या होता है? तो वृक्क जो होता है वह उपापचय क्रिया यानी भोजन के पचने के बाद जो उसमें यूरिया होता है, अमीनो अम्ल होता है, एसिड, यूरिक एसिड होता है, उन सभी को वह शरीर से बाहर निकालता है। यही सब अपशिष्ट पदार्थ हैं और उसे वह मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम वृक्क करता है, किडनी करता है। दूसरा इसका काम क्या करता है? यह रक्त का शुद्धिकरण करता है, यह रक्त को छानने का काम करता है। जो क्या होता है, हमारे शरीर में जो खून होता है उस खून को, उसमें यूरिया की मात्रा होता है, उसको छानने का काम, उसको फिल्टर करने का काम वृक्क करता है। किडनी जो होता है फिल्टर करने का काम करता है।
अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो फिर उसके ब्लड का डायलिसिस कराया जाता है, यानी उसके रक्त को शुद्ध कराया जाता है। डायलिसिस मशीन जो होता है वह रक्त को शुद्ध करता है और उसके अंदर जो यूरिया होता है उस यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो जो ब्रिक होता है वह रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का नियंत्रण करता है, यानी हाइड्रोजन आयन का जो पीएच मान होता है रक्त में, रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हमेशा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तीसरा इसका कार्य है, यह रक्त के परासरणी दाब और उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। यह रक्त के जो परासरणी दाब होते हैं उसको और उसकी मात्रा को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट इसका काम है, यह रुधिर तथा ऊतक द्रव्य में जल एवं लवणों की मात्रा को निश्चित कर रुधिर दाब बनाए रखता है। यह रक्त में कितना जल चाहिए और कितना लवण चाहिए, यानी NaCl की मात्रा कितना होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड कितना होना चाहिए, जल कितना होना चाहिए रक्त में, और जल कितना होना चाहिए, जल और लवण रक्त में कितना होना चाहिए, उसकी मात्रा का निर्धारण ब्रिक यानी किडनी करता है। अगला इसका काम है, रुधिर के विभिन्न पदार्थों का वर्णनात्मक उत्सर्जन कर ब्रिक शरीर की रासायनिक अखंडता बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में विशेष एंजाइम के स्रवण से ब्रिक एरिथ्रोपोइटीन नामक हार्मोन द्वारा लाल रुधिराणुओं के तेजी से बनने में सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्रिक जो होता है वह एक विशेष प्रकार का एंजाइम का स्रावन करता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम रिलीज करता है जिसे एरिथ्रोपोइटीन कहा जाता है। और यह एंजाइम क्या करता है, लाल रुधिर कणिकाओं को, लाल रुधिर अणुओं को तेजी से बनने में सहायता प्रदान करता है, यानी RBC को तेजी से बनने में सहायता प्रदान करता है, जो ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, जो हमारे शरीर में ब्लड होते हैं, उसका मुख्य कार्य होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगला इसका कार्य होता है, ब्रिक का अगला कार्य होता है, यह कुछ पोषक तत्वों के विशेष अधिशेष भाग जैसे शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर में जो शर्करा होते हैं, यानी जो हमारे शरीर में चीनी की मात्रा होती है और एमिनो एसिड की मात्रा होती है, उसको शरीर से बाहर मूत्र मार्ग के माध्यम से निष्कासन करने का काम करता है। अगला इसका कार्य होता है, यह बाहरी पदार्थों जैसे दवाइयाँ, विष यानी जहर जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता है उसका निष्कासन करता है। शरीर में परासरण नियंत्रण यानी ओस्मो रेगुलेशन द्वारा ब्रिक जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है। हमारे शरीर में ब्रिक जो होता है वह जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है कि हमारे शरीर में कितनी जल की मात्रा होनी चाहिए। ब्रिक के कार्य, ब्रिक द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। ब्रिक के द्वारा ही मूत्र का निर्माण होता है, यानी उत्सर्जन की क्रिया यह 3 चरणों में पूर्ण होती है। 3 इसका स्टेप होता है तब जाकर यह पूर्ण होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, तीसरा है ट्यूबुलर स्रवण। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक छन्ना की तरह कार्य करता है। रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि यह सब ग्लोमेरुलर में छनते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबुलर पुनर्वसन, यह भी ब्रिक का काम होता है। ट्यूबुलर पुनर्वशोषण यह उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उसे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यह क्या करता है, यह एक छन्ना की तरह कार्य करता है। यूरिया, यूरिक एसिड, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि यह सभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में छनते हैं। दूसरा ट्यूबुलर पुनर्वशोषण में उस पदार्थों को वह शोषित कर लेती है जिसका शरीर में काम होता है, जिसकी जरूरी होता है तथा जिसकी जरूरी नहीं होता है उसको यह क्या करती है, छोड़ देती है। इसका तीसरा कार्य होता है ट्यूबुलर अस्रवण। पुनर्वशोषण के बाद कभी कभी नालिका की कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जित पदार्थ स्रावित होते हैं
जो फिल्ट्रेट में मिल जाते हैं, यानी पुनर्वसुषण छानने के बाद भी कभी कभी नालिका में ऐसे पदार्थ भी घुस जाते हैं जो फिल्ट्रेट में यानी छाने हुए चीज में मिल जाते हैं, तो इसे ट्यूबुलर स्रवण के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस फिल्ट्रेट को ब्लाडर मूत्र कहते हैं। जो ट्यूबुलर स्रवण होते हैं इसे ब्लाडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा हो जाता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस। जिसका किडनी खराब हो जाता है उसको हीमोडायलिसिस के द्वारा उसके रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस मशीन से रक्त को शुद्ध किया जाता है जिसे हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो जिस मनुष्य का किडनी खराब हो जाता है यानी शरीर का वृक्क खराब हो जाता है उसको डायलिसिस मशीन के द्वारा उसके रक्त को शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हीमोडायलिसिस कहा जाता है। यहाँ पे मुंह होगा, हीमोडायलिसिस कहा जाता है। पौधों में भी उत्सर्जन होता है। जिस तरह मनुष्यों में उत्सर्जन होता है, मनुष्यों में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है यानी किडनी होता है, उसी तरह जंतुओं में भी उत्सर्जन अंग होता है। जिस तरह मनुष्यों में यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अमीनो अम्ल यह सब मानव शरीर से बाहर निकलते हैं मूत्र के माध्यम से, उसी तरह पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ यह सभी उसके शरीर से बाहर निकलता है। तो पौधों में पाए जाने वाले मुख्य उत्सर्जी पदार्थों में टैनिन है, रेजिन है एवं गोंद है। पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है वह पत्तियों के गिरने से होता है, छाल के बिलगाव से होता है, जल एवं मृदा में होता है। पौधों में जो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होता है वह पत्ती गिरेगा तो उसके साथ तो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होगा, या छाल के बिलगाव से होगा। जल और मृदा में पौधों में उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होता है। तो ये था उत्सर्जन चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।